नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी एस्पिरेंट्स बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपको एग्जाम की सफलता दिलाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि वैसे वैसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास जो थे, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो पाथेर पंचाली का लेखक कौन है दोस्तों? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो प्रसिद्ध ये बांग्ला उपन्यास है पाथेर पंचाली। क्या ये? पाथेर पंचाली है, जिनके लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भूमध्य सागर में जो सबसे बड़ा स्थित द्वीप है वो सिसिली द्वीप है दोस्तों। क्या है? सिसिली द्वीप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा अगर इस द्वीप पूछेगा, कौन सा द्वीप हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला लोकायुक्त, देखिए लोकायुक्त होगा ये क्या हो जाएगा? लोकायुक्त। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, लोकायुक्त। ये कह रहा है कि बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था? तो बिहार का पहला लोकायुक्त जो थे वो श्रीधर वासुदेव। कौन थे? श्रीधर वासुदेवा सोहनी थे। कौन थे? श्रीधर वासुदेवा सोनी। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है। बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है। तो बिहार में जो भूमि सुधार का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? कृष्ण बल्लभ सहाय को माना जाता है। कृष्ण बल्लभ सहाय को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण बल्लभ सहाय। ये बिहार में भूमि सुधार के जनक माना जाता है कृष्ण बल्लभ सहाय को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से अशोक के नाम के सिक्के एवं मोहरे प्राप्त हुए हैं? कहता है कि बिहार के किस स्थान से अशोक के नाम के सिक्के एवं मोहरे प्राप्त हुआ है? तो कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है? रोहतास से प्राप्त हुआ है, गया से प्राप्त हुआ है, नालंदा से प्राप्त हुआ है। इन उपर्युक्त सभी से प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुआ है। तो बिहार के किस स्थान से अशोक के नाम के सिक्के एवं मोहर प्राप्त हुआ है? गया हो गया, रोहतास हो गया, नालंदा हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा में बने स्तूप और मंदिर में किस शासक का प्रमुख योगदान रहा है? बिहार के नालंदा में बने स्तूप और मंदिर में किस शासक का प्रमुख योगदान रहा है? तो पाल शासकों का रहा है दोस्तों। किसका रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पाल शासकों का जो है प्रमुख योगदान रहा है बिहार के नालंदा में जो बना हुआ है स्तूप और मंदिर। क्लियर? बिहार के नालंदा में जो स्तूप और मंदिर बना हुआ है, ये पाल शासकों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित पूर्वी भाग राग का प्रमुख केंद्र था। बिहार में प्रचलित पूर्वी भाग राग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो पटना था दोस्तों। क्या था? पटना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 11 अगस्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्लियर? ये पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था जो कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य
बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के गया जिला में है दोस्तों। गौतम बुद्ध जीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार के गया जिला में है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के गया जिला में है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि महावीर वन्य जीव अभयारण्य अगर पूछ लेगा तो ये गोवा में हो जाता है। महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाता है? गोवा में हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता कि हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो बदैन जारन रेगिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। बदैन जारन रेगिस्तान जो है ये चाइना में है दोस्तों। कहाँ है? ये चाइना में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ये हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बदैन जारन रेगिस्तान। क्लियर? जो कि चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका एवं कनाडा में, देखिए ये अमेरिका एवं कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है। हाल ही में अमेरिका एवं कनाडा में किसका प्रकोप देखा गया है? लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है खाद्य विषाक्तता से है। किससे है? खाद्य विषाक्तता से है, अर्थात खाद्य में जो है विषाक्तता पदार्थ मिले होने का संबंध है। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा? हाल ही में अमेरिका एवं कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप जो है देखा गया है, जो कि खाद्य विषाक्तता से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेके परियोजना का संबंध है। हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध कहां से है? ये कहां से है? केरल एवं गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल एवं गोवा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? सॉरी दोस्तों, ये केरल और गोवा नहीं होगा। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा था मेकेदातु परियोजना। ये हाल ही में चर्चा में रहा है मेकेदातु परियोजना, ध्यान में रखिएगा। ये केरल और गोवा में नहीं होगा, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में चर्चा में रहा है। ये मेकेदातु परियोजना कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही थी मेकेदातु परियोजना, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ये मेकेदातु परियोजना कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु में है। क्लियर? कर्नाटक और तमिलनाडु से यह संबंधित परियोजना है मेकेदातु परियोजना, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कहाँ की गई है? ये पुनर्स्थापना है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना हो जाएगा, ये पुनर्स्थापना है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना कहाँ की गई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्स्थापना किया गया है वो राजगीर में किया जा रहा है। क्लियर? कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन असत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और असत्य की पहचान करेंगे। पहला है, मोपला विद्रोह 1942 में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है 1942 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये गलत है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में हुआ था। क्या हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। यह बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया था, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है, भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर
13 सितंबर है। भूख हड़ताल के 64वें दिन, भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। ये बिल्कुल सत्य है कि जतीन दास का जो मृत्यु हुआ था 13 सितंबर 1929 को हो गया था, और भूख हड़ताल का ये 64वां दिन था दोस्तों। ये भूख हड़ताल का 64वां दिन था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो ऑप्शन 3 सही हो गया। चौथा है, लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया था। यह बिल्कुल सत्य है कि लिटन जो थे, लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया था। यह बिल्कुल सत्य है। ये तीनों ऑप्शन सत्य हो गया, और सत्य की खोज जो है ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा और सत्य, क्योंकि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? और केरल के मालाबार तट में हुआ था। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है? देखिए, मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत दिया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। क्लियर? तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो किस अधिनियम के तहत किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हास ए सिराज है। कौन है? मिन्हास ए सिराज है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिन्हास ए सिराज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से संबंधित है दोस्तों। किससे है? ये मामलुक जो शैली है वो स्थापत्य कला की गुलाम वंश से संबंधित है। ये क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर कौन सा लगाया गया था? एक धार्मिक कर लगाया गया था भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर कौन सा लगाया गया था? तो धार्मिक कर जो लगाया गया था वह था जकात था। क्या था? वह जकात था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? भारत में धनवान मुसलमानों पर जो एक धार्मिक कर लगाया गया था वो जकात कर था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि गैर मुसलमानों पर जो लगाया गया था वो जजिया कर था। धार्मिक कर था ये। जकात और जजिया जो था ये दोनों धार्मिक कर था। एक मुसलमानों पर लगाया गया था और दूसरा गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। मुसलमानों पर जो लगाया गया था धार्मिक कर वो जकात था, जबकि गैर मुसलमानों पर जो लगाया गया था वो जजिया कर था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रकार, देखिए महाराष्ट्र में कह रहा है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र हो जाएगा। क्रांतिकारी पत्र काल है। ये अलग अलग है, ये पत्र है, काल है। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल के संपादन कौन थे? संपादक हो जाएगा। काल के संपादन कौन कर रहे थे? तो संपादक जो थे ये प्रांजपे थे। कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रांजपे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र के संपादक काल के जो थे, काल के संपादक कौन थे? प्रांजपे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक को 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में कितने दिन का कारावास हुए थे?
तिलक को 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में कितने दिन का कारावास हुआ था? तो 18 माह का कारावास हुआ था। क्लियर। और तिलक को जो सजा सुनाने वाले थे जज, वो दाबर था। क्लियर। तो 18 माह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना कब प्रारंभ किया था? देखिए, तिलक जी जो है गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। तो गणपति उत्सव जो मनाना प्रारंभ किया था 1893 ईस्वी में मनाना प्रारंभ किया था। और जबकि शिवाजी उत्सव जो है 1895 ईस्वी में मनाना प्रारंभ किया था। ये दोनों बातें याद रखिएगा। तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो मनाना प्रारंभ किया था वो 1893 में और 1895 ईस्वी में। 1893 में गणपति उत्सव, जबकि शिवाजी उत्सव जो 1895 से मनाना प्रारंभ किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? देखिए, अभिनव भारत संगठन का जो सदस्य था पीएन बापट, वह बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ चले गए थे? तो पेरिस गए थे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव भारत का संगठन का एक सदस्य था पीएन बापट। क्या थे नाम? पीएन बापट नाम थे, जो कि बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमागाटा मारू जापानी जहाज को 1914 ईस्वी में किसने किराया पर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे आपको महसूस होने लगेगा कि एग्जाम जो है इन्हीं सब वीडियो से निकलेगा। तो सभी वीडियो आप देखने का कोशिश कीजिएगा और एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम की सफलता दिलाएगा। कोमागाटा मारू जापानी जहाज को 1914 ईस्वी में किसने किराया पर लिया था? तो गुरुदत्त सिंह ने लिया था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज थे जो कि 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? खासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो खासी जो विद्रोह हुआ था इसका संबंधित नेता जो थे कौन थे? तीरथ सिंह थे। खासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तीरथ सिंह हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तीरथ सिंह। क्लियर। खासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखाजी रुस्तम कामा। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भीखाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा कहाँ फहराई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीखाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा कहाँ फहराई थी? तो स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टुअर्टगार्ड में फहराया था, जो कि जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? जर्मनी में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीखाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी, जो कि प्रथम बार जो है फहराने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। स्टुअर्टगार्ड में फहराई थी, जर्मनी में फहराई थी। क्लियर। जबकि भीखाजी रुस्तम कामा का जन्म जो हुआ था मुंबई में हुआ था, एक पारसी परिवार में हुआ था दोस्तों। इनके माता पिता दोनों पारसी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं पूछ लिया दोस्तों। तो कौन ऐसा रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? तो पहले तो जानना पड़ेगा कि जीवाणु के द्वारा जो है होने वाला कौन कौन रोग है, तभी आप छांट सकते हैं। तो जीवाणु के द्वारा जो होने वाला रोग है जैसे टेटनस, हैजा, कोड़, गोनोरिया, सिफिलिस,
प्लेग, क्षय रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सभी जो रोग होता है ये जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। कौन कौन, सभी लिख लीजिएगा। टेटनस, हैजा, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस, प्लेग, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सभी रोग जो है आपको जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। जबकि पोलियो और पीलिया जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो और पीलिया किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वही कह रहा है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पोलियो एवं पीलिया रोग। क्लियर, जो कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ध्यान में रखिएगा, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के दी हेग में पड़ता है दोस्तों। नीदरलैंड के दी हेग में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के दी हेग में है। जिसकी स्थापना जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितना अध्याय है, 5 अध्याय है एवं 70 अनुच्छेद है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद है। ध्यान में रखिएगा, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होता है। जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश जो है एक ही देश का नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई भी 2 न्यायाधीश क्या हो सकता है, एक ही देश का नहीं हो सकता है। अर्थात एक देश का जो है एक ही न्यायाधीश हो सकता है। क्लियर हो गया होगा। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुन लेते हैं। न्यायाधीश जो होते हैं ये 15 न्यायाधीश, ये क्या करते हैं, अपने में से ही किन्हीं को अध्यक्ष बना देते हैं और किन्हीं को उपाध्यक्ष बना लेते हैं। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बनाते हैं, चुनते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, दी हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। जिसकी स्थापना कब हुआ था, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। जिसमें कितने अध्याय है, 5 अध्याय है एवं 70 अनुच्छेद है। क्लियर। और इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 15 है, जिनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्षों के लिए होता है। क्लियर। और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो होता है 5 गो न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश का नहीं हो सकता है। न्यायाधीश जो है अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लेता है और एक उपाध्यक्ष को चुन लेता है। कितने दिनों के लिए, 3 वर्षों के लिए। क्लियर हो गया होगा। एकदम ये सब क्लियर रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जामिनेशन में आपको एलिमिनेट करने में मजा आएगा और एक आंसर जो है आपको अत्यधिक मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सारनाथ जो है ये वाराणसी के निकट पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। क्लियर। तो सारनाथ में जो ये प्रथम उपदेश दिया था इसी को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, ये जो उपदेश दिए थे इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। यह जो घटना हुआ था, गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसी घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। क्लियर। एकदम ये सभी पॉइंट्स के लिए, ये सभी पॉइंट्स जो है, ये सभी वर्ड जो है आपको एग्जामिनेशन में साथ देगा। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है किसको कहा जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला जो उपदेश दिया गया था उसी धर्मोपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्लियर हो गया होगा। जबकि गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना जो है
महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग की घटना होती है उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। क्लियर? और ज्ञान प्राप्ति की घटना जो हुआ था, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो उस घटना को जो है संबोधि कहलाता है। वह घटना क्या कहलाता है? संबोधि कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के निकट पड़ता है। और यही जो है सारनाथ में जो पहला उपदेश देता है, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। और गृह त्याग की घटना जो होती है उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब ज्ञान प्राप्ति होता है निरंजना फल्गु नदी के किनारे, तो उस घटना को संबोधि कहा जाता है। उस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? और वहां से जब वो चलते हैं तो 5 व्यक्ति जो है उनको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 व्यक्ति से मुलाकात होता है। कौंडिन्य, क्या किसका नाम है? कौंडिन्य नाम है, बाप्य नाम है, भद्रिक, अश्वजित, महानाम। ये 5 व्यक्ति जो है उनसे मुलाकात करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा? जिन्होंने क्या हुआ था कि ये 5 ब्राह्मण को बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो किनको दिया था? यही 5 व्यक्ति को दिया था। कौंडिन्य, बाप्य, भद्रिक, अश्वजित, महानाम। क्लियर हो गया होगा? तो जो भी व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करते हैं वह जो है किन्हीं के पास जो है प्रवचन देते हैं। तो ये पहला जो उपदेश दिया था यही 5 जो है ब्राह्मण थे। क्लियर? 5 ब्राह्मण कौन कौन थे? कौंडिन्य, बाप्य, भद्रिक, अश्वजित, महानाम। ये 5 व्यक्तियों के सामने जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर हो गया होगा? तो अब आप जाकर के क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।